दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 13 चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास का ये जो 13 चैप्टर है इसमें मेनली हम लोग थोड़ी सी डिजीज़ और जो बीमारियां हैं वो हो कैसे रही हैं, उनका निवारण और उनका उपचार, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 13, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य यानी हेल्थ होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो अच्छा है, हर तरीके से वो चुस्त फुर्त है, ठीक है, और वो अपना जो काम है वो बहुत प्रभावी रूप से कर रहा है, प्रभावी कार्य कर रहा है, ठीक है, तो मतलब खुशी से काम कर रहा है, इसमें किसी भी कोई वीकनेस नहीं है, बहुत चुस्त फुर्ती से जो है वो काम कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे कि वो जो है स्वस्थ है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का जो अर्थ है वो सिंपल यही कहा जाएगा। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यानी कि ऐसे पर्सन जो कि जिसको स्वस्थ पर्सन कहा जा रहा है, स्वस्थ व्यक्ति कहा जा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य को वो अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है, और पूरी क्षमता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वो काम करेगा। कौन? स्वस्थ व्यक्ति। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे मनुष्य जो होता है वो समाज में रहता है। मेनली क्या होता है कि अगर रोग और उन सब का देखें तो जैसे जैसे मनुष्य अपनी एज में आगे बढ़ता जाता है तो वो सामाजिक प्राणी एक तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो समाज में रहने के साथ साथ तो हम हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो पर्यावरण से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य होता है उसके लिए पर्यावरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी पर्यावरण जो है वो अगर स्वच्छ है, ठीक है, फ्रेश है, मतलब साफ़ सुथरा है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे ही जैसे कह सकते हैं कि जैसे गांव है या कस्बे हैं या शहर वगैरह जो होते हैं उनमें अधिकतर जो मनुष्य रहते हैं, ठीक है, व्यक्ति जो वहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे स्थानों में हमारे जो भौतिक पर्यावरण है वो निर्धारित करता है कि हमारा जो सामाजिक पर्यावरण या हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो कैसा होगा। कि अगर वहाँ का जो भौतिक पर्यावरण है वो गंदा होगा तो जाहिर है वहाँ पे किसी न किसी को जो है किसी न किसी तरीके की बीमारी ज़रूर होगी। ठीक है, तो ऐसी जगह पे रहने वाले जो लोग होंगे वो अस्वस्थ रहेंगे। ठीक, और वही अगर कुछ ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ का जो वातावरण वो स्वच्छ भी है, हरियाली है, तो इस तरीके के लोग जो होंगे वहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे वो स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है पर्यावरण पे भी। अब आते हैं हम लोग रोग पे। रोग क्या है? जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है, दिखने लगती है, लक्षण दिखने लगते हैं। ये परिवर्तन रोग के लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है, जो सिम्टम्स दिखाते हैं, तो ये जो चेंजेस होने लग जाते हैं वो चाहे हमारे अंगों में अगर खराबी हो रही है या हमारे जो तंत्र हैं, सिस्टम है, उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें अगर किसी तरीके की गड़बड़ी हो रही है, तो ये हमें क्या सिम्टम के फॉर्म में हमें दिखता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जैसे कि सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि सिर दर्द है, खांसी है, दस्त या किसी घाव में पस बन जाना। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को रोग हो गया है किसी भी तरीके का, वो मतलब रोग से ग्रस्त है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देखिए सबसे पहले जो डिजीज़ में हम देखें तो पहली जो है वो तीव्र या प्रचंड रोग कहेंगे। ठीक है, जो डिजीज़ सबसे तेज़ी से लग जाती है, या यूँ कहें कि जिनकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है, यानी जिन रोगों की अवधि कम होती है उनको हम तीव्र या प्रचंड रोग कहेंगे। जैसे कि उदाहरण है खांसी जुकाम। खांसी जुकाम आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो अगर उनको खांसी जुकाम हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा अगर रहेगा तो 2 से 3 दिन, ठीक है, इसके बाद ठीक हो जाएगा अगर वो किसी भी तरीके की कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके की जो डिजीज़ होती है मतलब ये लंबे समय तक की नहीं बनी रहती है, तो ऐसे रोगों को हम तीव्र प्रचंड रोग कहते हैं जो कम अवधि के लिए होते हैं। इसी के साथ ही दीर्घकालिक रोग भी होते हैं। यानी कि हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो तीव्र या प्रचंड रोग होते हैं, ऐसे रोग जो होते हैं ये हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, मतलब ये बस कुछ ही समय के लिए रहते हैं, तो हमें मतलब पूरी तरीके से वीक नहीं कर देते। लेकिन वही अगर दीर्घकालिक रोग अगर आ जाते हैं, तो ऐसे रोग जो होते हैं वो जो मनुष्य की जो नेचुरल जो कंडीशन होती है उसमें काफ़ी बदलाव कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो जो व्यक्ति अगर उसको किसी किसी व्यक्ति को अगर दीर्घकालिक रोग हो जाता है तो उसकी जो पहले जैसी अवस्था थी वो वैसी नहीं रह जाएगी। तो जिन रोगों की अवधि लंबी या दीर्घकालिक होती है, लंबे समय तक की जो चलती रहती है, उनको दीर्घकालिक रोग कहते हैं। उदाहरण में जैसे एलिफेंटाइसिस जिसे हम फील पाँव कहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये काफ़ी लंबे तक
लंबे समय तक के चलते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा रहता है, कम से कम 1-2 साल तक का, ठीक है। लेकिन ये अपना कुछ ना कुछ जो लक्षण है वो बॉडी में छोड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ये 6 रोग हो गया है तो आप पूरी तरीके से हमेशा हेल्दी नहीं रहेंगी, या कोई भी डिजीज़ अगर लंग से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो वो जल्दी पकड़ने की कोशिश होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अब आता है संक्रामक तथा असंक्रामक कारक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग वो रोग हैं जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये जो सूक्ष्म जीव हैं अगर वो समुदाय में फैल रहे हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं ये फैलने वाले रोग होते हैं, तो अगर ये सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल रहे हैं तो इसके कारण जो रोग जिन जिन रोग को ये सूक्ष्म जीव उत्पन्न कर रहे हैं वो भी फिर उसी के साथ ही वो भी फैलेंगे उतनी तेज़ी से, ठीक है। तो संक्रामक रोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फैलने वाले रोग होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं असंक्रामक रोग। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होते हैं, तो ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। इनके कारक भिन्न भी हो सकते हैं, रीज़न जो इनके होंगे जो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होते बल्कि ये बाहरी जो कारक होते हैं, कोई भी बाहरी सिम्टम्स वो चाहे रेज हो सकती हैं, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो या जो मतलब काफ़ी मैग्नेटिक रेज, ये सारे भी बहुत इफेक्टिव डालती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रोग जो होते हैं ये बाहरी कारक से होते हैं और फिर उसके बाद समुदाय में फैलने का जो इनका रीज़न होता है वो बाहरी कारक होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं कैंसर रोग, कैंसर रोग में आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे त्वचा का कैंसर है, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता बल्कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, इनके पड़ने से स्किन में ये कैंसर फैलता है, ठीक। अब ये जो बाह्य कारक हैं वो जहाँ जहाँ अपना इफेक्ट डालेंगे वहाँ वहाँ उन लोगों में डिजीज़ कॉज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो रोग होते हैं उनके लिए संक्रामक कारक जो होंगे सूक्ष्म जीव वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद एक यहाँ पे देखिए पेप्टिक वर्ल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। मोस्टली लोगों में जो पेप्टिक जो स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर देखने को मिलती है। ये जो रोग होता है जो ये अल्सर का फॉर्म करे, जैसे स्टमक में गैस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर ये जो अल्सर का फॉर्म कर लेता है, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है। तो पेप्टिक अल्सर में देखिए यह आमाशय तथा गृहणी जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, छोटी आंत का हिस्सा होता है, ठीक है। तो आमाशय यानी स्टमक और गृहिणी ड्यूडेनम में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव, कब अल्सर में रक्तस्राव भी, ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, तो रक्तस्राव ये करता है। तो पेप्टिक वर्ल्ड जो होता है ये एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो पेप्टिक वर्ल्ड है इसमें जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इसकी जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, दो दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रॉबिन वॉरेन तथा बेरी मार्शल। ये ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन लोगों ने इस बैक्टीरिया की खोज की, किसकी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की, ठीक है। इसकी खोज की, उसके बाद इसकी खोज से लेकर मतलब इसमें पूरा इन्होंने वर्क किया, इसकी खोज से लेकर के बैक्टीरिया की क्या रीज़न है ये जो पेप्टिक अल्सर हो रहा है, ठीक है, वहाँ से लेकर के पेप्टिक वर्ड के संभव इलाज की, इसका अब इलाज क्या है, वहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें इन्होंने पूरा योगदान दिया है। तो इसी वजह से जो शारीरिक क्रिया विज्ञान और औषधि है इसमें भी, क्योंकि इलाज तक का पूरा इन्होंने काम किया है ना, तो इसलिए शारीरिक जो है क्रिया विज्ञान और औषधि के लिए इन्हें सन 2005 में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये जो पेप्टिक अल्सर है इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। उसके बाद देखिए संक्रामक रोग के कारक। अब इसमें जो कारक हैं जो संक्रामक रोग को फैलाने वाले जो रीज़न है, ठीक है, वो क्या क्या हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों में कुछ वायरस, सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो संक्रामक रोग फैला रहे हैं वो कौन है, सूक्ष्म जीव हैं। तो इन जीवों में वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ एक कोशिक जंतु अथवा प्रोटोजोआ, ये सब जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों में आएंगे और यही संक्रामक रोग के कारक बनते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुकोशिक जो जीव होते हैं, जैसे कि अनेक प्रकार के जो कृमि होते हैं, ठीक है, फीता कृमि है, गोल कृमि है, इनके द्वारा भी होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ जो रोग हैं उनकी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे पहला यहाँ पे जो पिक्चर है इसे देखिएगा ज़रा, ठीक है, ये पिक्चर देख लीजिए। अब इसमें यहाँ पे देखिए क्या एक स्टेटमेंट जो दिया गया है, संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए जो SARS बैक्टीरिया, ये जो सेल है, ठीक है, इसमें से निकलने वाले ये जो बैक्टीरिया हैं उनका यहाँ पे दिखाया गया है और इनका जो पूरा मतलब स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि कितने इनका साइज होगा,
ठीक है, कितनी दूरी के होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये यहाँ पे मेनली ये दिखाया गया है कि जो बैक्टीरिया है वो जो सेल है उससे कैसे ये बाहर निकल रहे हैं, किस तरीके से ये इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद एक यहाँ पे दिया गया है, ये जो देखिएगा, ये वाला जो पिक्चर है ये है लेशमेनिया की, ठीक है। ये जो लेशमेनिया है ये कालाजार जो व्याधि होती है इसके कारक होते हैं, और ये क्या है, लेशमेनिया एक तरीके का प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ के द्वारा जो ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये चाबुक नुमा इसकी संरचना है, ठीक है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है किसका, लेशमीनिया का, जो कि कालाजार जो व्याधि होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अच्छा अब यहाँ पे दिखाया गया है ये जो बैक्टीरिया है, ओ सॉरी, ये भी प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर दिखाई गई है ये भी प्रोटोजोन्स की है। ये ट्रिपैनोसोमा जो कॉज करते हैं, जिसमें निद्रालु व्याधि, ट्रिपैनोसोमा जो है प्रोटोजोन्स होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जो स्लीपिंग सिकनेस वाली जो डिजीज़ होती है उसको, ठीक, निद्रालु व्याधि जिसे कहते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा को तश्तरी नुमा जो लाल कोशिका है यहाँ पे दिखाई गई है, रेड सेल्स की जो है स्ट्रक्चर है, इनके साथ प्रदर्शित इनको किया गया है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें मतलब कि इनकी खोज वगैरह जो भी की गई, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोन्स है, ये जो स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ होती है उसको ये कॉज करते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट का दिखाया गया था, जो कृमि वगैरह जो होते हैं उनमें ये गोल कृमि है, इनका दिखाया गया है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं, छोटी आंत जो होती है इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और दिखाया गया है स्ट्रेप्टो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए स्टेफाइलोकोकाई, ये जो है सर्किल में मतलब कि गोल शेप में जो यहाँ पे बैक्टीरिया हैं इनका दिखाया गया है। इनका देखिएगा, यहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है इसलिए मैं आउटलाइनिंग नहीं कर रही हूँ, आप ऐसे ही देख लीजिए। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक है, इसका यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे, जिनके द्वारा जो डिजीज़ कॉज हो रही थी वो यहाँ पे दिखाई गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलग अलग जो सूक्ष्म जीव हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से हैं जो डिजीज़ किस किस तरीके की जो डिजीज़ है वो किन के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो ये जो खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स, ये सब जो होता है ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज़ हैं। इसके बाद है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जैसे टाइफाइड बुखार है, हैज़ा है, क्षय रोग है, वही टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स है, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। फंजाई जो होती है, फंगस, ये त्वचा रोग जो स्किन डिजीज़ होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो मलेरिया और कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ जो होते हैं उनसे होते हैं, ठीक है। मलेरिया जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है प्रोटोजोआ, उससे होता है। कृमि में फील पाँव जो होता है वो जो है कृमि के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ नोट में देखिए, सभी वायरस परपोषी कोशिकाओं में रहते हैं। जितने भी वायरस होते हैं जो परपोषी कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनसे वो अपना जो है फूड प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिनसे ही अपना गुणन या अपना खाना पीना जो भी प्राप्त करते हैं, तो परपोषी कोशिकाओं में ही रहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं वो परपोषी कोशिकाओं में रहें तो ऐसा इनके साथ कम होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है, यानी कि अगर ये कहीं पे भी कॉज कर रहे हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया या फंजाई हो, किसी भी सेल पर अगर इफेक्ट भी डाल रहे हैं तो इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत तीव्र गति से होता है। वही अगर देखें कि जो कृमि होते हैं, ठीक है, इनमें जो गुणन होता है, ये अगर कोई इफेक्ट डाल रहे हैं तो इनमें बहुत स्लो मोशन में इनका मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद है वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं, अतः अनेक जैव क्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो बोला गया है कि बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया अगर किसी को कोई किसी डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया में लगभग और अदर जितने भी क्लास के जो बैक्टीरिया होंगे अलग अलग तरीके के भी होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर इनको नष्ट करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जा रही है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक जैसे मान लीजिए बनाई जा रही है, तो वो अगर इनसे रिलेटेड अगर बनाई गई है तो वो क्या होगा कि सिर्फ बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करेगी, क्योंकि उनकी संरचना, बैक्टीरिया की जो संरचना है वायरस से अलग है। यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली जो मेडिसिन है वो हम अगर ये
इसमें यूज़ करें कि वायरस को नष्ट कर लें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है, कि वो वायरस को जो है नष्ट कर लें, तो ऐसा संभव नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी फंक्शनिंग पढ़ लेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो देखिए यही कारण है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग जो कि बैक्टीरिया की रक्षात्मक कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेते हैं, क्योंकि देखिए जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए रासायनिक मार्ग जो कि ऐसे रासायनिक मार्ग जो बैक्टीरिया की जो सेल कोशिका सॉरी सेल वॉल है इसके निर्माण में भाग ले रहे हैं, इन्हीं को ही ये क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, एंटीबायोटिक, ठीक। जिस कारण कोशिका भित्ति न होने पर बैक्टीरिया सरलता से मर जाते हैं। लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता है, यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यानी यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें अगर सेल वॉल पाई जा रही है तो वो उन पर जो एंटीबायोटिक है वो इफेक्ट डालेगी, ठीक है, उन्हें नष्ट करेगी। तभी एंटीबायोटिक को इस तरीके से भी बनाया गया है मनुष्य के शरीर में जाकर के उनकी जो सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि जो एनिमल सेल होती है वो उसमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इसलिए अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो एंटीबायोटिक इफेक्ट उसमें डालेगी, उसको सही करेगी, क्योंकि वो सिर्फ बैक्टीरिया को नष्ट करेगी। लेकिन जो वायरस होते हैं इनमें भी जो है वो नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट उसमें इतना प्रभावकारी नहीं डालेगी। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिजीज़ ऐसी हुई है कि किसी भी पर्सन को अगर जो है वायरल डिजीज़ हुई है, उसके साथ साथ अगर बैक्टीरियल डिजीज़ भी है, मतलब बैक्टीरिया का भी इफेक्ट पड़ा है उसके ऊपर, तब हम एंटीबायोटिक अगर लेंगे तो वहाँ पे एंटीबायोटिक वर्क करेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया भी जो है डिजीज़ कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिए संचारी रोग क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे रोग जो फैल रहे हैं, फैलने वाले रोग हैं, उनमें देखिए बहुत से सूक्ष्म जीवीय कारक रोगी मतलब जो सूक्ष्म जीवीय कारक जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं इन्हीं को ही हम ऐसे रोग जो होते हैं वो संचारी रोग कहलाते हैं, यानी कि जो अलग अलग मीडियम से जो है मतलब अलग अलग जो तरीके होंगे उनसे जो है फैलते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो संचारी रोग हैं यानी रोगों का जो संचरण है उनके लिए माध्यम कौन कौन से बन रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे कहा गया है वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण, वायु के द्वारा जो रोग फैल रहे होंगे जिनका संचरण हो रहा होगा वो कौन से हैं, जैसे खांसी जुकाम। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए क्लास में हम लोग गए, ठीक है, वहाँ पे अगर हमारे जो क्लासमेट है उनमें किसी को भी अगर खांसी जुकाम हुआ है, ठीक है, पास में अगर बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ही हमें भी छींकें आने लग जाएंगी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ असर उसका हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि चूंकि जिस पर्सन को ये डिजीज़ है नज़ला या खांसी जुकाम जो भी है, अगर वो किसी पर्सन को है तो वो अगर छींक रहा है तो उसके जो वायरस हैं, ठीक है, मतलब उसके जो रोगाणु हैं वो क्या होंगे कि वहाँ हवा के द्वारा दूसरे तक पहुँच जाएंगे। तो ये क्या है, वायु के द्वारा फैल रहे हैं रोग। तो ऐसे ही कोरोना वायरस तो आपने देखा ही होगा इस समय कितना ज़्यादा फैला था, उसका रीज़न क्या था, वायु के द्वारा वो उसका संक्रमण हो रहा था, ठीक है। कोविड-19 न्यूमोनिया भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और छह रोग को तो आपने देखा ही होगा, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसके लिए भी मीडियम वायु ही बनता है। जल के द्वारा फैलने वाले जो रोग होते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि हैज़ा, डायरिया, जो गंदा जल होता है। मान लीजिए किसी को अगर किसी पर्सन को हैज़ा है, ठीक है, उसकी जो टॉयलेट होती है वो अगर किसी गंदे पानी में गई और वही गंदा पानी किसी स्वस्थ मनुष्य के जो है पास मतलब किसी भी तरीके से उसके कांटेक्ट में आ गए कोई स्वस्थ मनुष्य, तो उसको भी डायरिया हो जाएगा या हैज़ा हो जाएगा। वही सबसे बड़ा रीज़न तो मक्खी बनती हैं, ठीक है, जो इनके जो हैज़ा वगैरह जो होते हैं इनको फैलाने का काम करती हैं। तो इसके अलावा लैंगिक क्रियाओं द्वारा फैलने वाले रोग, अब जो लैंगिक क्रियाओं के द्वारा फैलते हैं उनमें सिफेलिस एक डिजीज़ है, ठीक है, और एड्स है, एड्स सबसे कॉमन है, ठीक है। इसके बाद देखिए एड्स जो होगा लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त इसके और भी रीज़न है। एड्स जो है खाली लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त नहीं मतलब इससे ही नहीं होता, बल्कि जो रक्त स्थानांतरण होता है, जो ब्लड का जो ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है वो गर्भावस्था में जो रोगी माता है उससे शिशु में हो जाता है एड्स, ठीक है। शिशु के स्तनपान के द्वारा भी शिशु जो है वो जो है संक्रमित हो जाता है अगर जो है माता को एड्स है, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पे फैलने वाले जो रीज़न है वो यहाँ पे दिखाए। तो ये दिखाया गया है कि रोग संक्रमण के जो सामान्य तरीके हैं वो यहाँ पे दिखाए गए कि किस तरीके से अगर रेबीज़ जो रोग हो रहा है, अगर जो कुत्ता है उसने अगर किसी मनुष्य स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो रेबीज़ हो जाएगा, ठीक है। मच्छर है वो संक्रमित व्यक्ति में जो डिजीज़ कॉज किया मच्छर ने काट करके, ठीक है, उसने स्वस्थ मनुष्य को काट लिया, जैसे मलेरिया फैलता है तो उससे भी जो है हो जाएगा। और इंसेक्ट से जो डिजीज़ होती है वो भी यहाँ पे जो है इसी से ही फैलती है। हैज़ा वगैरह दूषित जो है भोजन या जो जल होता है उससे फैलता है। तो ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो 5F जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो दूसरी पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है साफ सफाई स्वच्छता, ठीक है,
द्वारा रोग संचरण से बचाव कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक जो तरीका है 5F जो होते हैं, ये काम हमें करना चाहिए। तो इसमें देखिए H वाला जो पोर्शन है वो स्वच्छता वाला है, S वाला जो है साफ सफाई वाला है। कि अगर जो गंदगी है यानी मल पदार्थ है, मल पदार्थ, अब यही मल पदार्थ वाटर में भी जाके मिलते हैं तो दूषित जल हो जाता है। हाथ जो होते हैं, जैसे टॉयलेट से इंसान निकल रहा है तो हाथ की साफ सफाई, जो अगर जैसे मक्खी वगैरह है वो अगर गंदगी पर बैठ रही है तो उससे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे कैसे बचाया जाए। साथ ही साथ जो जैसे बाढ़ वगैरह अगर सॉरी ये यहाँ पे मैदान में अगर बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पे अगर गंदगी है तो वो घर तक के ना पहुँचे, तो इससे कैसे जो है बचा जाए। और साथ ही साथ एक ये भी है कि जो मल त्याग जो किया जाता है वो खुले में ना किया जाए, तो वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे बड़ी तो व्याधि ये फैलती है जब फ्लूड वगैरह बाढ़ आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है संक्रमण फैलने के रीज़न होते हैं। तो इससे जो स्वस्थ मनुष्य इफेक्टेड होता है, तो उसमें अगर हम ये सारे जो यहाँ पे तरीके बताए गए हैं वो अगर अप्लाई करेंगे तो मतलब हम सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 5F है ये एक तरीका है कि हम जो रोग से का जो संचरण है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ रोग दिए गए हैं, उनके लक्षण हैं और उनका माध्यम है कि मतलब किस तरीके से कहाँ तक के पहुँचेंगे, तो उनको देख लेते हैं। तो ये है अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। सबसे पहला है रोग, जिसमें है 6 रोग, जिसे टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होता है उससे ये फैलता है। संचरण के माध्यम ये है कि हवा से नाक के द्वारा ये फेफड़ों में प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद है इसके लक्षण, कि जो 6 रोग है इसके लक्षण क्या है। खांसी है, कम सांस आना, सांस लेने में तकलीफ होती है, फीवर भी इसमें रहता है। इसके बाद दूसरा रोग है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से जो है ये होता है। ठीक है, संचरण के माध्यम जो है मुंह के द्वारा आहार नाल में ये पहुंचते हैं। अब टाइफाइड रोग जो होता है ये खाने पीने का जो चीज़ें होती हैं उनसे ये आहार नाल में डायरेक्टली पहुंचते हैं। लक्षण है बुखार, सिर दर्द। रोग अगला है पीलिया। पीलिया जो कि हेपेटाइटिस बैक्टीरिया होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो ये जो है बैक्टीरिया जो होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं, और इसमें संचरण माध्यम क्या है, ये इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा बॉडी के पोर्शन को करते हैं वो है यकृत, लिवर जो होता है उसका इफेक्ट डालते हैं। लक्षण क्या है, शरीर का पीला पड़ना। ठीक है, शरीर का जो है पीला पड़ना, एक तरीके से हम ये भी कहेंगे कि निमोनिया, मतलब कि जो एनीमिया जो होता है, सॉरी एनीमिया की जो है कॉज कर देगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट रोग है एड्स, जो कि HIV वायरस से होता है। संचरण माध्यम है लसिका ग्रंथियां जो होती हैं, लिम्फ नोड्स जो होती हैं। ठीक है, इनकी जो लसिका ग्रंथियां जो होती हैं इनमें ये संक्रमण कॉज करते हैं। तो एड्स में हम लोग जानते ही हैं कि जो इम्यून सिस्टम पे ये इफेक्ट डालता है ना, तो जो WBC का जहाँ पे निर्माण होता है सीधा उसी जगह पे ही ये जा करके अटैक करता है। ठीक है, तो लक्षण जो है वही प्रतिरक्षा तंत्र जो है इनको नष्ट कर देगा। तो जितनी भी डिजीज़, जब इम्यूनिटी ही नहीं रहेगी तो जितनी भी छोटी छोटी भी बैक्टीरिया या वायरस से जो डिजीज़ हो रही है वो लंबे समय तक है। जैसे मान लीजिए नज़ला जुकाम अगर हुआ तो ये निमोनिया तक के पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब लंबा दीर्घ अवधि वाली डिजीज़ रह जाएगी, क्योंकि लड़ने वाले जो सैनिक हैं वो रहेंगे ही नहीं। फिर रोग है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से होता है। संचरण के माध्यम है यकृत से लाल रुधिर कोशिकाओं में स्थानांतरण होता है मलेरिया का। ठीक है, जिसके जो वाहक हैं वो है मच्छर। ठीक, यकृत में जो है इसमें आधा काम होता है, उसके बाद उस यकृत से जो भी इनके प्रोटोजोन्स होते हैं वो रुधिर में फैल जाते हैं। लक्षण है बुखार आता है। रोग फिर है जापानी मस्तिष्क ज्वर, जो कि ये भी वायरस, ये जो है ये वायरस से होता है। संचरण माध्यम में मस्तिष्क में सीधा संक्रमण करता है। ठीक है, इसका भी वाहक जो है वो मच्छर है। लक्षण है सिर दर्द, उल्टी, चक्कर अथवा बेहोशी आना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है सामान्य रोग वाहक जो होंगे इनके, वो होते हैं मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो इस तरीके की डिजीज़ कॉज करेंगे उनके लिए जो रोग वाहक का काम करते हैं वो मच्छर होते हैं, जो कि समतापी प्राणी जो होते हैं उन पर ये निर्वाह करते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्यों पर। शोथ यहाँ पे देख लें, शोथ यानी जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के आक्रमण पर प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इसके द्वारा नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को ही हम शोथ या इन्फ्लामेशन कहते हैं। जैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो नई सेल्स को जो है इसको मतलब कि बनाने लग जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को ही बनने का जो प्रक्रम है वही इन्फ्लामेशन या शोथ बनता है। अब इसका लक्षण जो देखने को मिलता है वो क्या होता है, इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि फूलना, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, बॉडी में कुछ जगहों पे स्वेलिंग आ जाती है, या फिर दर्द होता है, दर्द भी एक सिम्टम्स है, बुखार
बुखार आना भी सबसे सामान्य प्रभाव तो यही होता है कि बुखार, यानी बुखार अगर आया है तो आपने देखा होगा कि अभी जो वैक्सीन लगी हैं तो मोस्टली लोगों के बुखार फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ आए हैं, क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है कि जो यही जो बैक्टीरिया जो होते हैं, मरे हुए बैक्टीरिया बॉडी में डाले जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो इसके अगेंस्ट जो काम करता है उसी में ही जो है वही जो काम कर रहा है, तो वो एक जो लक्षण देखने को मिलेंगे कि जो है कि बाहर से कोई एजेंट आया है, इफेक्ट डाल रहा है बॉडी को, तो उसमें सबसे सामान्य जो सिम्टम देखने को मिलता है वो बुखार होता है। ठीक है, इस प्रकार रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति कि ये रोग जो है वो कितना तीव्र है, कितना स्लो है, ये शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी सूक्ष्म जीव अगर कम है तो रोग की जो तीव्रता है वो उसकी अभिव्यक्ति कम होगी। ठीक है, और वही अगर ज़्यादा है तो ये भी जो रोग है वो उतना तेज़ी से फैलेगा या उतना ज़्यादा गंभीर होगा। उपचार के नियम क्या है? संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय सिंपल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है रोग के प्रभाव अथवा लक्षण को दवाई का उपयोग करके या फिर आराम करके उसको कम किया जा सकता है। मतलब पहला तो सिम्टम्स यही दिया जाता है कि या तो आप मेडिसिन ले लीजिए या फिर रेस्ट लीजिए, तो रेस्ट लेकर के हम जो सिम्टम्स हैं इनको थोड़ा बैलेंस में कर सकते हैं। दूसरा है रोग के कारक जो संक्रामक सूक्ष्म, अच्छा ये क्या है कि जैसे मेडिसिन ली और हमने रेस्ट लिया, ठीक है, तो ये जो दो जो है हमने काम किए, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को थोड़ा सा एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, लेकिन जो सूक्ष्म जीव जो इफेक्ट डाले हैं वो तो अभी भी बॉडी में है। ठीक है, तो इनको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर हमको इस डिजीज़ को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें औषधि लेनी पड़ेगी जिसमें मोस्टली एंटीबायोटिक ली जाती है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल जो है इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी सहायता से क्या किया जाता है, जो रोग होते हैं, रोग कारक जो होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए, एंटीवायरल औषधि जो होगी इसका बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो इसी वजह से जो वायरल जो डिजीज़ होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के जो है खिंच जाती है। लेकिन अब क्या है कि करंट जो सिचुएशन अगर देखी जाए तो वायरल जो डिजीज़ होती हैं, वायरस जो एंटीवायरल औषधि है इनका भी निर्माण अब किया जा रहा है, जैसे कि एड्स का इलाज के लिए। ठीक है, फिर है निवारण के सिद्धांत। अब निवारण हम कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए जो उपाय बचाव अगर है उसके लिए, मतलब ये मेडिसिन वगैरह इन सब के लिए इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े अगर हम उससे पहले ही अपना निवारण या उससे बचने का जो है तरीका ढूंढ लें। ठीक है, तो उससे बचे रहेंगे तो डिजीज़ कम लगेगी। ठीक है, तो आगे का वो प्रोसेस करनी नहीं पड़ेगी। तो निवारण के सिद्धांत में सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु हमें खुले स्थानों में रहना चाहिए और भीड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए। जैसे अभी कोरोना फैल रहा था तो वो उसका सीधा जो है मतलब उसका संपर्क वाला संचरण का जो माध्यम था वो वायु थी, तो जितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी उतनी ज़्यादा ये और तेज़ी से फैल रहा था। तो इसलिए हमें खुले स्थानों में मोस्टली रहना चाहिए। भीड़ वाले स्थानों पे अगर जा भी रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही है साफ़ पेयजल का सेवन करना चाहिए। जैसे हैज़ा वगैरह जो डिजीज़ है ये कॉज ही ना हो, इससे अच्छा है कि पहले ही हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। साफ़ पर्यावरण होना चाहिए, आसपास का जो एरिया है वो साफ़ होना चाहिए। जैसे घर के आसपास पानी ना जमा हो ताकि मच्छरों से बचाव हो, तब ये मलेरिया है या और जितनी भी वो डिजीज़ जो मच्छरों से फैल रही हैं, ठीक है, तो उनसे इस तरीके से बचा जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे एक नोट दिया गया है एडवर्ड जेनर के बारे में। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज के जो है वो खोज करता है एडवर्ड जेनर है। अतः यहीं से वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई, क्योंकि देखिए जब ये जो चेचक की बीमारी जो उस समय बहुत महामारी के उसमें फैली थी, तो जो कुछ लोगों को जो है काउ पॉक्स हुआ था। ठीक है, तो ये जो काउ पॉक्स हुआ था तो उनमें ये देखा गया कि जब चेचक फैला नॉर्मली मनुष्यों में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनमें जो है वो ये चेचक के जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने को नहीं मिले, नॉर्मल जो दूसरा वाला जो है। ठीक है, तो इससे ही इन्होंने एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद इस टीके की खोज की चेचक की। टीके का अर्थ है शरीर में रोग के बचाव के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र करना, तैयार करना। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग चेचक के जो टीका था इसके बारे में हम लोग ये जान लें। देखिए जब ये चेचक के टीके की खोज हुई, जब एडवर्ड जेनर ने इसको जो है खोजा, तो इसमें एक चीज़ और भी देखी गई कि जो जिन लोगों को, जैसे जो गौवाले जो थे, मतलब कि जिनमें काउ पॉक्स हुआ था, ठीक है, जो मिल्क बेचने वाले जो थे, लेडीज़ थी या जो भी थे, तो उनमें ये हुआ कि जब नॉर्मल लोगों में जब ये चेचक की बीमारी फैलने लगी तो इन लोगों में काउपॉक्स हो चुका था, तो उनमें जो लोग बच गए थे उनमें देखा गया कि उनमें इस तरीके के सिम्टम्स देखने को दोबारा नहीं मिले। यानी कि बाकी सब में जब ये महामारी की तरह ये फैल गया था तो उन लोगों में ये जो है सिम्टम्स नहीं देखने को मिले, वो लोग बचे रहे। तो यहाँ पे वही चीज़, ये एक मतलब चीज़ देखी गई कि चेचक जो बीमारी है उस समय ये पूरा बात कही गई कि अगर किसी को चेचक एक बार हो जाती है तो उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक बार बन जाती है, तो दोबारा अगर वही सेम चीज़, वही वायरस अगर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वो दोबारा चेचक नहीं होगा उन लोगों को जिनकी हो चुकी है एक बार। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो अब वही बात है कि टीका का अर्थ सिंपल क्या है,
मेनली हमारी बॉडी में विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करना, स्पेशल उसके अगेंस्ट जो डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है। वर्तमान समय में विभिन्न संक्रामक रोग जितने भी हैं उनमें जैसे कि टिटनेस है, डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी है, चेचक है, पोलियो है आदि के निवारण के लिए टीके उपलब्ध हैं। और बहुत से ऐसे टीके हैं जिनको बचपन से ही बच्चों को टीके जो लगवाए जाते हैं तो उनमें बचपन से ही उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बना दी जाती है ताकि उनकी जो है जो डिजीज़ है उससे बच सकें। ठीक है। जिसमें जो पोलियो है, अब तो ये पोलियो से पूरी तरीके से मतलब एक निवारण जो है पोलियो से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। ठीक है। तो बहुत कम इसके केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये था, ये पूरा जो चैप्टर था डिजीज़ वाला। ठीक है। ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है। तो जो वीडियो में अगर किसी भी तरीके कोई आपको कुछ पूछना होगा या कोई मिस्टेक लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।